चलिए शुरू करते हैं अपना ओलंपिक मूवमेंट का हमारा ये चैप्टर। तो शुरुआत करेंगे हम ओलंपिक मूवमेंट से कि ओलंपिक मूवमेंट है क्या। एक्चुअली यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ओलंपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आंदोलन, यानी कि किसी आंदोलन जो कि किसी फील्ड के अंदर किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस हमारे अंदर आए हैं या किसी भी फील्ड के अंदर कोई चेंजेस आए हैं। तो यहाँ ओलंपिक के बारे में बात की जा रही है। तो ओलंपिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उस चीज को हम कहते हैं ओलंपिक मूवमेंट। यानी कि जो हमारा एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक जो भी हमारे डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हमारा चेंजेस हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस और अवार्ड्स वगैरह, जिस भी फील्ड के अंदर ओलंपिक के अंदर चेंजेस हुए हैं उसे कहते हैं हम ओलंपिक मूवमेंट। और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टर्म व्हिच डिफाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक गेम्स सिंस देयर बिगिनिंग टू प्रेजेंट। वही जो उसकी शुरुआत से जो अब तक जो चेंजेस हैं, यानी कि एंशिएंट ओलंपिक से मॉडर्न ओलंपिक तक जो भी चेंजेस हैं, जो भी डेवलपमेंट है, उसे कहेंगे हम ओलंपिक मूवमेंट। और इसे कह सकते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट हमें अपना एंशिएंट टू मॉडर्न ओलंपिक की जो जर्नी है उसके बारे में भी बताता है। अब आता है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए रखता है, क्योंकि हम जब तक हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स नहीं होते तो शायद हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी नहीं होते। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि शायद इमेजिनेशन भी हो सकती है और शायद सच भी हो सकता है, लेकिन उन स्टोरीज का कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं उन चीजों का एंशिएंट ओलंपिक में यूज किया जाता है, लेकिन ये टॉपिक इस बार हटा दिया गया है हमारे कोर्स से। लेकिन मैं इसे आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा जरूरी है, और अभी अभी हटाया तो हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए, धोखा हो जाए किसी के साथ, तो बाद में मुझसे कोई बोले कि यार उस वीडियो में मैं गलत बता दिया। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर हम इस वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन ओलंपिया वैली इन 776 BCE। ओलंपिया वैली के अंदर जो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो खेले गए थे 776 BCE के अंदर। बस इन्हीं डेट्स को आप याद रखो हल्की सी। और द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर कंटिन्यूड फॉर 1000 years। देखो 1000 साल तक एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कंटिन्यूअसली चले थे, लेकिन 394 CE यानी 394 CE में एक किंग थे थियोडोसियस, जिन्होंने इसको स्टॉप कर दिया, जो कि रोम के एक किंग थे। उन्होंने इस चीज को बंद करवा दिया, एंशिएंट ओलंपिक को बंद करवा दिया। और कुछ रूल्स भी होते थे पहले एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। तो एंशिएंट ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स जो होते थे उनके लिए कुछ गेम्स होते थे, जैसे कि कंपटीशन में केवल एक तो ग्रीक पर्सन जो ग्रीस से है उसी को अलाउड था कि वो कंपटीशन में पार्ट लेगा, और जो फिजिकली फिट भी है उसको अलाउ था। वहीं जो भी सेवेज या पनिश्ड पर्सन होते थे, यानी कि जो बच के भागे हुए थे या जिन्हें कोई पनिशमेंट मिली थी, जो क्रिमिनल्स थे या कोई भी किसी भी तरह के उनके साथ पनिशमेंट का रोल प्ले हुआ था, तो वो पार्टिसिपेट कतई नहीं कर सकते थे एंशिएंट ओलंपिक में। वुमेन्स तो ना तो देखने के लिए अलाउड थी और ना ही खेलने के लिए अलाउड थी। भाई देखने के लिए तो बहुत दूर की बात है, खेलने के लिए बहुत दूर की बात है, वो तो वहां जाने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें उनके सोचने भी नहीं दिया जाता था कि वो एंशिएंट ओलंपिक देख सकती हैं। ओलंपिक गेम्स के बारे में ये थी। लेकिन यहाँ पर अवार्ड्स की बात करें तो वो कैसे होते थे थोड़ा देख लेते हैं। देखो पहले जो भी अवार्ड होते थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो पहले फूड ग्रेन्स यानी खाने का सामान या कोई एनिमल गिफ्ट कर देते थे, जैसे गॉट कर दी, बफेलो, काउ या हॉर्स वगैरह जो भी होता था उनके अकॉर्डिंग वो चीजें वो वहां पर डोनेट कर देते थे, यानी कि उन्हें अवार्ड के तौर पर दे दिया जाता था। और एक ओलिव लीव्स जो होती हैं उनका एक क्राउन यानी उनका एक ताज बनाया जाता था, और जो विनर होता था सबके सामने उसे पहनाया जाता था, ठीक है। वहां पर क्या होता था, स्टैच्यूज भी बनते थे, जो विनर्स होते थे उनके स्टैच्यूज भी बनते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो भी पोएम्स वगैरह थी वो भी उन्हें डिनोट की जाती थी, यानी उनके लिए कुछ पोएम्स कुछ प्रेजेस कंपोज किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता था कि उनके जो नेम्स थे कि जो हिस्ट्री थी, एनल हिस्ट्री थी, यानी कि जो भी उनका रिकॉर्ड था उसके अंदर भी दर्ज कर दिए जाते थे और उन्हें रखा जाता था लंबे टाइम के लिए। अब बात करेंगे हम अपने ओलंपिक गेम्स यानी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुआ, क्या क्या इसके अंदर है, ज्यादातर इसी के बारे में बात करने वाले हैं और टोटल चैप्टर इसी के बारे में है, ठीक है। चलो मॉडर्न की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया।
एक बैरन de Coubertin थे, पियर बैरन de Coubertin भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि फ्रांस के थे। उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था और ये उनकी फैमिली से चलता आ रहा था। वो एक आर्मी ऑफिसर ज्वाइन कराना चाहते थे उनके फैमिली वाले, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लिया और उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि 1896 में जो एथेंस है एक जगह फ्रांस की, तो वहां पर इस चीज को खेला गया, एथेंस में इसको खेला गया। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वहीं शुरू हुए जहां 9 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। 1896 में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक खेला गया एथेंस में। ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। वहीं इस नंबर को इंक्रीज करते गए जैसे जैसे दिन बीतते गए, यानी कि जितनी ज्यादा कंपटीशन होते गए उतनी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और एक दिन ऐसा आया 1972 में वेस्ट जर्मनी के अंदर, म्यूनिक के अंदर, वहां पर 122 कंट्रीज ने इस चीज को पार्टिसिपेट किया। अब आगे था कि 3 ओलंपिक्स कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू द 2 वर्ल्ड वार्स। देखो वर्ल्ड वार हुए थे, उसके अकॉर्डिंग, उसके चलते यहाँ पर 3 साल तक, यानी कि 3 ओलंपिक जो होते थे उन 3 सालों में, यानी कि हर 4 साल बाद एक ओलंपिक होता था, और यानी कि उन 3 बार ओलंपिक्स बिल्कुल भी नहीं हुए थे क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से इंटरफेरेंस हो गया था। और देखो ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, अब इसमें ओलंपिक मोटो क्या है इसका? ओलंपिक मोटो, इसका मतलब, ओलंपिक मोटो का मतलब इसका क्या क्या मोटिवेशंस दे सकता है ये, इसका मेन एजेंडा क्या है? तो यानी कि इसके अंदर 3 वर्ड्स, हमारे लैटिन वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। यानी कि सिटियस इज रेफर्स टू द फास्टर, अल्टियस इज रेफर्स टू द हायर एंड फोर्टियस इज रेफर्स टू द स्ट्रॉन्गर। यानी कि हमें अपने जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर बनाना होता है। ठीक है, इसका ओलंपिक फ्लैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओलंपिक फ्लैग भी बैरन de Coubertin ने सजेस्ट किया था और उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था 1913 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि इसके अंदर क्या आता है, आपने देखा होगा ओलंपिक फ्लैग एक व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर 5 डिफरेंट कलर की रिंग्स इंटरलिंक्ड होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वो, क्योंकि वहां पर वो 5 रिंग्स अलग अलग 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका, जिसमें कलर्स आते हैं येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, ये 5 कलर्स होते हैं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं लर्न करने की, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो, जिससे आप इस चीज को लर्न कर सकते हो आराम से। बेबफ राम यस गाऊ, बेबफ राम यस गाऊ, ये एक आप कह सकते हो कि एक रिलीजियस डायलॉग भी हो सकता है, बेबफ राम यश गाऊ। तो इसमें देखो, मैंने जो ब्लैक वाले वर्ड्स हैं और यहाँ पर जो ब्लू वाले वर्ड्स हैं या स्काई ब्लू वाले जो वर्ड्स हैं, वो डिनोट करते हैं अलग अलग चीजों को। देखो यहाँ पर पहले कलर की बात करें तो पहले जो लेटर्स हैं वो कलर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले में ब्लू, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू ब्लैक रेड, ब्लू ब्लैक रेड। यानी कि यहाँ जो 2 बी आ रही हैं, इनके अंदर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि इधर आ रहा है ब्लू ब्लैक रेड एंड येलो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी क्लियर किया कि ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन, ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं। वहीं जो लास्ट वाले लेटर्स हैं, ई फॉर यूरोप, ए एफ फॉर अफ्रीका एंड ए एम फॉर अमेरिका, एंड अमेरिका हो गया, ए एस फॉर एशिया एंड ए यू फॉर ऑस्ट्रेलिया डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर देख लिया हमने, डिनोट कर दिया। बहुत शॉर्ट ट्रिक थी बेबफ राम यश गाऊ, जिसमें ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन कलर्स आते हैं। ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूज नहीं होना है, यूरोप के साथ ब्लू है और अफ्रीका के साथ ब्लैक है, ब्लू पहले आएगा ब्लैक बाद में आएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और। ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम का मतलब है जो कि आप मशाल नाम से जानते हो, कि ओलंपिक फ्लेम में जो मशाल जलाई जाती है ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, वो क्या डिनोट करती है। तो यहाँ पर ये एक नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस
का सिंबल देती है, साथ में ये पीस को भी डिनोट करती है। द ओलंपिक फ्लैग इज द सिंबल ऑफ, यहाँ पर डी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। इट ऑल्सो सिंबलाइजेज पीस। अब आता है ओलंपिक अवार्ड्स के बारे में। देखो वहां पर जो हमारा एंशियंट था, वहां पे क्या दिया जाता था, ओलंपिक ओलिव लीव्स का एक क्राउन दिया जाता था, और स्टैच्यूज बनाए जाते थे, पोएम्स बनाई जाती थी, उनके नेम्स रिकॉर्ड किए जाते थे, और एनिमल्स गिफ्ट कर दिए जाते थे, फूड ग्रेन्स गिफ्ट कर दिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ में और एक सर्टिफिकेट के साथ में अवॉर्डेड किया जाता है। वहीं अगर जो बाद बाकी के जो नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उन्हें केवल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्हें सर्टिफिकेट देकर अवॉर्डेड किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब रूल्स क्या होते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या क्या रूल्स इसके अंदर हैं? देखो, मेल्स फीमेल्स कोई भी हो जो अगर मैच्योर है, यानी कि 18 ईयर से ऊपर, या जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर क्या कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेल ही लेगा या फीमेल ही लेगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी अलाउड होते हैं, लेकिन कुछ ही स्पोर्ट्स उनके लिए कैटेगराइज्ड किए गए हैं अलग से, उनके अंदर ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नो स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स विदाउट द अप्रूवल एज वेल एज रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी। यानी कि जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिकमेंडेशन और अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप पार्टिसिपेट कतई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि समर ओलंपिक गेम्स। समर ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर 2 कंटेंट और आते हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स। तो समर ओलंपिक गेम्स से आप समझ पा रहे होंगे जो गर्मियों में खेले जाते हैं, जो धूप में खेले जाते हैं। और ये फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स जो भी हुए थे वो 1896 में ही हुए थे। जो फर्स्ट हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम था वो समर ओलंपिक गेम ही था, क्योंकि वो समर के अंदर ही हुआ था। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। यहाँ भी तरह तरह के इवेंट्स होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हर्डल रेसेस, मैराथन रेसेस, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर ओलंपिक के अंदर होते हैं, और ये भी 4 साल में एक बार किया जाता है। अब विंटर ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? देखो, विंटर ओलंपिक गेम्स जो विंटर में खेले जाते हैं, और ये पहली बार शुरू हुआ 1924 में। कैमोनिक्स एक जगह है फ्रांस के अंदर, वहां पर फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम खेला गया था। ठीक है, कैमोनिक्स एक जगह है, इसे याद रखना, एमसीक्यूज टाइप में आ जाएगा। ये जो गेम्स थे ये 1924 से 1936 तक कंटिन्यूअसली हुए थे, लेकिन दूसरी बार जो होने की जो चांसेस थे वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और ये इंटरप्ट हो चुके थे। यानी कि 1924 से 1936 तक चले, फिर नहीं हुए, लेकिन 1948 के अंदर ये दोबारा से शुरू कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो गेम्स थे ये स्नो एंड आइसिस पर खेले जाते थे, क्योंकि विंटर ओलंपिक गेम्स हैं तो ये ठंडे और ठंडी जगहों पर ही खेले जाते थे, और मल्टी स्पोर्ट इवेंट होते थे, बहुत मजेदार होते हैं, अभी भी होते हैं यार। ठीक है, अब ओलंपिक सिंबल और एम्बलम क्या है, यानी कि जो सिंबल है या उसे हम एम्बलम भी कह सकते हैं, वो क्या डिनोट करता है? तो देखो, 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स हैं। जब इंटरलिंक्ड है तो इसका मतलब यहाँ पर पर्सनल रिलेशंस के बारे में बात हुई है, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात हुई है, और यहाँ पर एक सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट भी डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर ये स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप सभी पीपल, सभी कंट्रीज के बीच में शो करता है। अब वहीं पे ये ऑल्सो 5 कॉन्टिनेंट को सिंबलाइज भी कर रहा है जो साथ में हैं। ओलंपिक आइडल्स, यानी कि ओलंपिक के क्या क्या मानने हैं, क्या क्या मतलब किस चीज को मानकर ओलंपिक चलता है, क्या क्या उसके कंपल्सेशंस हैं। तो इसके अंदर है कि पहली चीज आती है कि ओलंपिक गेम्स में जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आइडल आता है, दूसरा जो इसका थॉट है वो है कि लाइफ में ट्रायम्फ जरूरी नहीं है लेकिन स्ट्रगल जरूरी है। लाइफ में ट्रायम्फ जरूरी नहीं है लेकिन स्ट्रगल जरूरी है। वहीं क्या है कि द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कंक्वेयर्ड बट टू हैव फॉट वेल। जरूरी नहीं आप जीतें, लेकिन आप लड़े कैसे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमेशा हम जीत का सामना
हार का सामना जीतने के बाद करते हैं या कभी कभी जीत का सामना हारने के बाद करते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कैसे लड़े उसको देखना जरूरी है। और इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्या चाहता है, ओलंपिक के द्वारा जो है ओलंपिक गेम्स होते हैं वो क्या चाहता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये चाहता है कि फिजिकल एजुकेशन की तरफ और स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स की तरफ बेहतरीन तरीके से अटेंशन दिया जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी कंट्रीज के अंदर, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के अंदर। यहाँ पर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज और हेल्थ जो भी है यूथ्स के अंदर, उसके अंदर डेवलपमेंट चाहता है, उसके अंदर एक ऐसा चेंज चाहता है जो कि पूरी दुनिया को बदल के रख दे। यानी कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सिटीजनशिप क्वालिटीज, यानी कि कैसे वो अपने देश में दूसरे देश के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं या कहीं और जाकर कैसे उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। अगला आता है कि गुड हैबिट्स और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफ, यानी कि अगर उनके अंदर गुड हैबिट्स आएंगी तो वो एक हेल्दी लाइफ और एक बहुत प्रीशियस और प्रॉस्पेरस लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद टू डेवलप पैट्रियटिज्म एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि देशभक्ति और फ्रेटर्निटी इनके अंदर कूट कूट कर भर जानी चाहिए। अब यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी और पीस की भी बात की गई है। अब आगे आता है नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। रिलीजन, कास्ट, रेस, इनके बेसिस पर कोई भी ऐसी रेस नहीं होनी चाहिए, चूहा दौड़ होती है, यानी कि कास्ट की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, या मतलब कोई भी किसी भी चीज के अकॉर्डिंग सबको इक्वली ट्रीट करना है, ना कि किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट करना है। अब आता है कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट हुआ तो उसके थ्रू क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस, या एक ओलंपिक प्लेयर या हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या आने चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम जानेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप आता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं दूसरे लोगों को। फ्रेंडशिप बढ़ती है, पूरे इंटरनेशनली फ्रेंडशिप बढ़ती है। जब हम अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ होते हैं तो वहां उनके साथ दोस्ती यारी भी हो जाती है। और सोलिडेरिटी यानी कि यूनिटी, ठीक है। इसके बाद आता है फेयर प्ले। फेयर प्ले आता है यानी कि हम सीखते हैं कि हमें बिना चीटिंग के कैसे जीत सकते हैं, कैसे खेलना है। जीतना जरूरी नहीं, लेकिन बिना चीटिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं और कैसे एक गेम को फेयरली प्ले करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि स्टे आउट फॉर स्पोर्ट्स एंड स्टे आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि या तो आप स्पोर्ट्स के लिए बाहर आए या फिर कोर्ट से ही बाहर हो जाएं। अगला आता है लिव बाई कोड और गेट आउट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि या तो इज्जत से या तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलिए, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाइए। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर कोई कास्ट, रिलीजन की बेसिस पर कोई भी रेस नहीं हो रही, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ना ही होना है। ये हम सीख जाते हैं इस ओलंपिक मूवमेंट के थ्रू। अब बात आती है हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है पूरे ओलंपिक की। तो इसके बारे में जानना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। मेनली क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली या एक्सप्लेन डिटेल्ड बाय IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कैसे आप करोगे डिफाइन। तो पहली बात तो इसमें ये लिख देना कि ये गवर्निंग बॉडी है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, और हर क्वेश्चन के अंदर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं डिनोट कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, वैसे ही करना। यानी कि ये गवर्निंग बॉडी है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, ठीक है, नॉट एंशिएंट की। अब ये क्या है, इट इज कमिटेड टू सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन थ्रू स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि ये पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है और उसे सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो और बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ हो पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। इसके बाद इसके जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेंस में है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं। और ये भी पियर बैरन डे कॉबर्टिन के द्वारा बनाई गई थी 23 जून 1894 को, यानी कि पियर बैरन डे कॉबर्टिन जो 23 जून 1894 को इन्होंने इसे कंस्टिट्यूट किया। उन्होंने बहुत कुछ दे दिया इस वर्ल्ड को स्पोर्ट्स के केसेस में। अब इसके जो ग्रीस से थे वो डेमेट्रियस विकलास थे, जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट बने। इसके बाद इसके अंदर मेंबरशिप की बात करें तो इसके अंदर
105 एक्टिव मेंबर होते हैं और 32 ऑनररी मेंबर्स होते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे मेंबर्स ऑफ IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। देखो पहली बात आती है प्रेसिडेंट इसकी जो ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है। वहीं जो प्रेसिडेंट होता है वो 8 इयर्स यानी कि 8 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, ये भी मेंबर्स के थ्रू करा जाता है इलेक्ट और ये 4 साल के लिए इलेक्टेड होता है। यानी कि यहाँ पर 4 साल के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स और यहाँ पर 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक नहीं 4 होते हैं जो मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं और 4 साल के लिए किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और जो 10 अदर मेंबर्स होते हैं वो भी आते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है IOC का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ IOC? प्लेस ऑफ कंपटीशन डिसाइडेड बाय IOC। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से खोज के निकाले हैं। यानी कि जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी डेट, प्लेस और उनका जो भी रेवेन्यू है वो सब डिसाइड किया जाता है IOC के द्वारा। यानी कि किस दिन कि ओलंपिक का गेम होगा, ओलंपिक कहाँ होगा, ये सब चीजें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद फॉर कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशंस एंड जनरल प्रोग्राम फॉर ओलंपिक्स, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी कॉम्पिटिशंस या जो भी जनरल प्रोग्राम होने वाले हैं ओलंपिक्स के लिए ये सभी हेल्ड करता है। ठीक है, और जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं यानी कि जो बेसिक रूल्स होते हैं एक कमेटी बनाती है, ओलंपिक कमेटी जो होती है वो बनाती है। जो जो रूल्स ओलंपिक्स के अंदर फॉलो होने वाले हैं उन सबको भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा बनाया जाता है। और एंकरेज सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के द्वारा उनके एथिक्स को प्रमोट किया जाता है। एजुकेशन के मामले में तो किया ही जाता है, साथ में स्पोर्ट्स के मामले में भी किया जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर द रेगुलर कंडक्ट, यानी कि इनको हमेशा देखना पड़ता है कि हर 4 साल के बाद रेगुलरली कंडक्ट होने चाहिए हमारे ओलंपिक इवेंट्स जो भी हैं। इसके बाद एक्ट्स अगेंस्ट एनी अनफेयर प्ले एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी अनफेयर प्ले होता है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी बेसिस पर तो उसके अगेंस्ट हमेशा एक्ट करती है। डोपिंग के अगेंस्ट हमेशा लड़ती है ये IOC। अब आती है हमारे इंडिया की बात, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ये क्या है भाई? ये भी IOC की तरह है लेकिन ये इसको बाउंड्री दी हुई है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर IOA भी स्टेब्लिश किया गया 1927 के अंदर। इन डेट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बाद सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और डॉक्टर नॉरन बिकेम द फाउंडर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल, यानी कि जो जमशेदजी टाटा थे वो तो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे ही और सेक्रेटरी जनरल इसके नॉरन बन गए। ठीक है, IOA के। इसके बाद जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे वो फर्स्ट IOC मेंबर भी इंडिया में इलेक्ट किए गए थे। ओके, महाराजा भूपिंदर सिंह फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे IOA के। उसके बाद इसके अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट केवल एक ही प्रेसिडेंट होता है। 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल होता है, 1 ऑनररी होता है और ट्रेजरर्स भी होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है IOA के? डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है फॉलो अप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IOA एंड IOC। समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा जो वीडियो है हो गया